मैं आपसे बात कर रहा हूं किस चीज की, मैग्नेट। हमने लेसन नंबर 4 में करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ा, फिर हमने कहा कि नहीं करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं, कुछ चीजें परमानेंट मैग्नेट भी होती है, यानी कि वो मटेरियल ही अपना मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा रहा होता है। ठीक है, उस वो जो मटेरियल अपना मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा रहा होता है उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। और जो इसके लिए सबसे पहले हमने एग्जांपल देखा वो है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट एक ऐसी मैग्नेट होती है जिसके अंदर साफ सुथरा हमें दो पोल्स दिखाई दे रहे होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि स्पेस में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, स्पेस मतलब खुली जगह पे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी। इस चैप्टर का दूसरा नाम ये भी हो सकता है मैग्नेटोस्टैटिक्स, क्योंकि बिल्कुल लेसन 1 जैसा लगेगा आपको। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिसमें हम मैग्नेट की चीजों को लेसन 1 से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। आ जाओ, तो पहले मैं आपसे बात करता हूं इसकी। ये एक बार मैग्नेट है जिसमें साउथ और नॉर्थ दो मैग्नेटिक पोल्स हैं। उन दोनों पोल्स को जोड़ने वाले एक्सिस को मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। वो एक्सिस जिस प्लेन पर आते हैं उसे हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। वो मैग्नेटिक मेरिडियन जिस पर कटता है, बराबर का कटता है, उसे न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, देखो ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये इस पे ये मैग्नेटिक एक्सिस आता है। मैग्नेटिक एक्सिस जहां पर बराबर का कट रहा है उसे न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। इसे यहां पर साउथ से आया हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट और नॉर्थ से आया हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट एक दूसरे को कंपनसेट कर देता है, बराबर कर देता है। ठीक, इसलिए इसे न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे अब वो कह रहा है हमारे पास दो तरीके की फोर्सेज होती है, सारी दुनिया में दो तरीके की फोर्सेज है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स की खासियत है वो पहले अपनी फील्ड बनाती है। ठीक है, वो फिजिकल कांटेक्ट की उनको जरूरत नहीं है, वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होती। उसमें से एक फोर्स आपकी मैग्नेटिक फोर्स है, खत्म कहानी। अब वो कहता है ये रही मैग्नेट और ये रही उसकी फील्ड जहां पर वो अपना असर लगाएगी। अब डिपेंड करता है कि किस सब्सटेंस का आप यूज कर रहे हो। वो सब्सटेंस का जो यूज कर रहे हो वो तीन तरीके के नेचर का हो सकता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। वो अनपेड इलेक्ट्रॉन उसको थोड़ा सा मैग्नेटिक असर दिखाने के लिए मजबूर करेंगे और वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। उसका नेचर क्या है? फीबली अट्रैक्टिव टुवर्ड्स मैग्नेट। डायमैग्नेटिक फीबली रिपल्सिव टुवर्ड्स मैग्नेट और फेरोमैग्नेटिक हाईली अट्रैक्टिव टुवर्ड्स मैग्नेट। इन तीनों की ज्यादा प्रॉपर्टीज हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि सेल्फ कोर्स में नहीं है। देखता हूं मैं अगर टाइम मिला तो करा दूंगा। मैग्नेट को अगर आप उसकी लेंथ के हिसाब से कट करते चले जाओगे तो उसमें और साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ के पोल बनते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा जब मैं इस तरीके से एक मैग्नेट को देखता हूं तो अंदर मुझे सीधी सीधी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई देती है, मतलब इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट। लेकिन जब ये बाहर जाती है तो मैग्नेटिक पोल्स के पास तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है और दूर जाते जाते ये दूर होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जाती है जैसे भी आप इस साउथ या इस नॉर्थ पोल से दूर जाएंगे। ठीक है, तो पोल्स के बीच का अगर डिस्टेंस भी बढ़ता चला गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का असर कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का असर कम हो जाएगा। अब मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमने एक चार्ज पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसे बोलते थे क्यू। मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम उसे बोलेंगे क्यू एम। हमने एक फोर्स पढ़ी थी एफ ई, उसे बोलते थे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा म्यू नॉट, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और QM1 QM2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर आप इसको खाली QM भी कह दो तो काम चलेगा। दूसरी बात, यहाँ पर अकेला डाइपोल, अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता मैग्नेट में, इसलिए हम Q1 Q2 की बात नहीं करेंगे। जब भी आएंगे वो जोड़े में आएंगे और जब भी वो जोड़ा बनाएंगे तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी मैग्नीट्यूड बराबर रहता, तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर। वहां पर क्या होगा? वहां मैग्नेट के लिए ये एप्सिलॉन नॉट हट के म्यू नॉट आ जाएगा बस। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है पूरे के पूरे चैप्टर में। एप्सिलॉन नॉट की जगह ले लिया म्यू नॉट ने। एप्सिलॉन नॉट का नाम था परमिटिविटी और जो म्यू नॉट है उसका नाम है परमिएबिलिटी। दोनों मीडियम को समझाती है। जितनी परमिएबिलिटी बढ़ती रहेगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, जितनी परमिटिविटी बढ़ती थी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड घटती थी। याद रहेगा। वहां पर फोर्स इनवर्स रिलेशन रखती थी परमिटिविटी के साथ, यहाँ पर परमिएबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखती है। अगर ज्यादा होगी परमिएबिलिटी तो उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड विग्रस हो जाएगी। यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी होती थी मीडियम की परमिटिविटी बटे में वैक्यूम की परमिटिविटी। यहाँ पर भी यही होता है, परमिएबिलिटी जो होती है रिलेटिव वो होती है
मीडियम की डिवाइडेड बाय वैक्यूम की, ये इसकी सिमिलैरिटी। वहां पर भी डाइपोल होता था प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पर होता साउथ और नॉर्थ, ठीक है। वहां पर भी डाइपोल मोमेंट होता था चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम, अब होता है मैग्नेटिक चार्ज मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 2 है, ठीक है। वहां पर भी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन होती थी, यहाँ पर भी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन है। वहां फॉर्मूला था K2P/r3, अब हम P को M कहते हैं। P जो है ना आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब M बन गया। लेसन नंबर 4 में भी आप इसको पढ़ के आ चुके हैं, NIE, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और ए। लेकिन अब ये मैग्नेटिक मोमेंट बन चुका है, उसका एक और फॉर्मूला है चार्ज ऑफ मैग्नेट मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम। आना बोलो, खत्म कहानी। तो एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे सारे के सारे एनालॉग मैग्नेटोस्टैटिक्स के नाम से मैंने राइट हैंड साइड पे लिख रखे हैं, आप सब 2 मिनट इसको पॉज करके देख सकते हो। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इक्वल्स टू EQ, क्या मैं उसको ये कह सकता हूँ फोर्स इक्वल्स टू BQ? लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स होगी। क्या मैग्नेटिक फोर्स भी वेक्टर है? अरे कोई सी फोर्स हो सब वेक्टर होती है। हाँ ये कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ जी है। आगे परमिटिविटी बता चुका हूं मैं भी आपको। टॉर्क, वैसे आपके इस वाले कोर्स में टॉर्क निकल गया है कोर्स से, फिर भी आप समझ लो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल होता है। वहां पर था P इंटू ई, और अब होगा छोटा m इंटू बी, यानी कि MB साइन थीटा, ठीक है। ये नॉर्मल वेक्टर जरूर ध्यान रखना, जो भी M और E की डायरेक्शन होगी उन दोनों से नॉर्मल होगी टॉर्क की, याद रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे ही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ds क्या है? एरिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसे ही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू ds ओवर अ क्लोज लूप। ओवर अ क्लोज लूप वो गॉस थ्योरम के हिसाब से Q/ε0 होता था, यहाँ अकेला चार्ज होता ही नहीं है, इसलिए 0 होता है। अगर आप गॉसियन सरफेस लेट करेंगे तो आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बराबर होगी, कैंसिल कर देगी एक दूसरे को। क्या कर देगी? ओवर अ क्लोज लूप ये 0 है। ओवर अ क्लोज लूप इसलिए 0 आता है क्योंकि गॉसियन सरफेस के हिसाब से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बराबर नहीं होती थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आने और जाने वाली बराबर होगी, इसलिए कैंसिल कर देगी एक दूसरे को, ठीक है। अब ये मैंने जो काट रखा है लिखा क्यों है? एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, मान लो अगर होता गॉस थ्योरम अप्लाई तो फॉर्मूला क्या बनता? तो हम कहते भैया वहां था Q/ε0, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्यों? आप एक बात समझ लो, म्यू और एप्सिलॉन का एक रिलेशन है, वो कैसा है? जहां अभी तक आपने जितने फॉर्मूले दिखे, अगर एप्सिलॉन नीचे आता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो म्यू ऊपर आएगा मैग्नेटोस्टैटिक्स में, बस। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी मैग्नेटिक फील्ड को बताती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताते। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, ठीक है। एक बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहीं से स्टार्ट होकर कहीं टर्मिनेट करती है, लेकिन यहाँ पर दो चीजें हैं, स्पेस या मटेरियल। स्पेस में ये स्टार्ट करती है नॉर्थ से और टर्मिनेट करती है साउथ में, और मटेरियल के अंदर साउथ से नॉर्थ में, इसी वजह से लूप बनाती है। तो मटेरियल के अंदर इनकी डायरेक्शन उल्टी होती है, बाहर इनकी डायरेक्शन दूसरी होती है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, बिल्कुल वैसी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं करती थी। तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो बिल्कुल नहीं करती। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्राउडेड होगी उससे हमें पता चल जाएगा वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपसे बात करता है वो मैग्नेटिक डाइपोल की। बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल होता है, इसके अंदर दो चार्जेस होते हैं, ठीक है। वहां पे प्लस क्यू माइनस क्यू होता था, यहाँ साउथ नॉर्थ है, या प्लस क्यू एम माइनस क्यू एम है, ठीक है। वहां पर डाइपोल मूवमेंट होता था मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम। अब भी यही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन जैसे वहां लगा करती थी वैसे यहां लगा करती है। डेरिवेशन इसकी बिल्कुल डिप्टो वही है, आप एक बार चेक कर लो।
मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर, प्लस वाले के लिए है आर प्लस ए और माइनस वाले के लिए आर माइनस ए। तो प्लस वाले के लिए क्या लिखा, ए प्लस आर का स्क्वायर, माइनस वाले के लिए लिखेंगे ए माइनस आर का स्क्वायर और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। इसको रीड कर लो, मुझे नहीं लग रहा है इसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरीके से इसमें भी होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में। इक्वेटोरियल पोजीशन में ये जो पी पॉइंट पर मुझे निकालनी है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, वो पॉजिटिव वाले मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करेगी और यहाँ नेगेटिव वाले से अट्रैक्ट करेगी। एक में आएगा बी माइनस, एक में आएगा बी प्लस, खत्म। दूसरी बात, आप इस बी प्लस को लो चाहे बी माइनस को लो, दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि इनका डिस्टेंस बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के चार्ज बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस तो इसको देखो और इसको देखो, क्या आपको डिस्टेंस दोनों बराबर लग रहे हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कैसे आया बताऊं? हर्षित एक बारी बोल, हर्षित कर लेगा खुद। ये ए है, ये आर है, इस वजह से ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, और ये इसके बिल्कुल बराबर है। इस वजह से दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई तुमसे पूछे मैग्नीट्यूड क्या है बी प्लस और बी माइनस का, तो आप कहोगे वो दोनों के दोनों बी है, और वो बी है के क्यू एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, इसके आगे बढ़ो। जब आपने ये फॉर्मूला लगाया तो आपने कहा कि भैया हमने रिजॉल्व किया, तो ऊपर साइन आया, नीचे साइन आया और इधर दोनों कॉस है। साइन ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कॉस बच गए, दोनों को ऐड कर दिया, फिर उसके बाद कैलकुलेशन। ठीक है, ये है टॉर्क। मान लो एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है, तो वो अपने आप को कुछ ऐसा अलाइन करेगा कि डाइपोल का साउथ बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ के सामने आ जाए और इस तरीके से अलाइन करके रुक जाएगा। जब वो ऐसा अलाइन करेगा तो उसे स्टेबल स्टेट कहते हैं। ये आपकी मर्जी है, वैसे किताब ने कह रखा है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए थीटा 0 लो, अनस्टेबल के लिए 180। इसको उल्टा भी करते तो कोई फांसी नहीं है, कंसेप्ट तो नहीं है, वो एक कन्वेंशन है। क्या है? कन्वेंशन। तो वो कहता है टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर फोर्स क्या है, चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और साइन थीटा क्यों निकालने बैठ गए हम, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाए। अगर मैं इस ट्राइंगल को लूं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है 12, तो साइन थीटा कह सकते हो आप परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। 12 की जगह मैंने गलती से 2a लिख दिया है, इसको 2a कर देते हैं। ठीक, ये लो। अब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया, फोर्स मिल गया QMB, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क क्या आया, B इंटू QM, 2a क्या होता है, यही तो होता है आपका डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और साइन थीटा हटेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। अब वो कहता है अगर आपको मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो क्या करोगे, हम जानते हैं वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन हो सकता है टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब टॉर्क के साथ जो डिस्प्लेसमेंट लगता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क का फॉर्मूला क्या, अभी तो पीछे करा एम बी साइन थीटा, उसके साथ डी थीटा रख दो, एम और बी ले लो बाहर और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दो, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, एक बार थीटा 1 एक बार थीटा 2 रख दिया। ठीक है, अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से यही वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, फिर वही थीटा कहां से कहां जा रहा है, अगर वो कहे स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है या अनस्टेबल से स्टेबल जा रहा है, तो याद रखना थीटा अगर 0 डिग्री है तो स्टेबल है और 180 डिग्री है तो अनस्टेबल है। ठीक है, आगे यहां तक आपकी वो बातें हुई हैं जिसे हम कहते हैं एनालॉग बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहली बात, अर्थ एक बड़ी मैग्नेट के तौर पे देखी जाती है। हमारी जो अर्थ है उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। आ जाओ, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। ठीक है, हुआ क्या, कोई भी मैग्नेट आप फ्रीली सस्पेंड करो तो उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल साउथ की तरफ जाएगा। वैसे किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट नहीं करता, साउथ पोल होता है। इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि अर्थ के अंदर एक उल्टी मैग्नेट लगी हुई है। ठीक है, ऐसा मान लिया। हुआ क्या था, पहले नॉर्थ और साउथ पोल तो कुछ थे नहीं, वो साउथ और नॉर्थ पोल हमने साउथ और नॉर्थ अर्थ के पोल्स की वजह से नाम दे दिया था। तो सबसे पहले अब कोई तुमसे पूछे
मैग्नेट के साउथ नॉर्थ पहले आए या अर्थ के साउथ पोल? तो जवाब होना चाहिए अर्थ के साउथ पोल पहले। अर्थ के साउथ पोल कहां से आए भाई? कभी तो किसी ने कोई नाम दिया होगा। जब मैग्नेट ही नहीं थी तो नॉर्थ साउथ किसने नाम दिया? नॉर्थ साउथ नाम दिया किसने? सन ने। हम सन के हिसाब से करते हैं। सन के हिसाब से ये नॉर्थ और ये साउथ, क्योंकि सन ईस्ट और वेस्ट में घूमता है। ठीक है, अगर ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ठीक है, तो उससे परपेंडिकुलर होने वाले नॉर्थ और साउथ ये बने। बस परपेंडिकुलर, जी हाँ। जहां पर सनसेट और राइज कर रहा है उससे 90 डिग्री पकड़ लो, आपको नॉर्थ और साउथ मिल जाएंगे, खत्म। ये है सन के हिसाब से। फिर फिर हमने क्या किया? हमें पता चला मैग्नेट भी ऐसी है, तो लोगों ने क्या किया? मैग्नेट के हिसाब से चलना चालू कर दिया। जब मैग्नेट को हम लेकर गए और मैग्नेट को हमने इक्वेटर के आसपास रखा, यहाँ यहाँ यहाँ, तो मैग्नेट अपना इस तरीके से कंपास दिखाती थी। जो कंपास था वो कंपास इस तरीके से एरो दिखाता था। ठीक है, तो कहता था भाई यहाँ पर जाओ, यहाँ नॉर्थ आ रहा है। हम जाते 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 यहाँ पहुंच गए, तो इस किसी इलाके में वो कंपास सीधा रखने पर, हॉरिजॉन्टल रखने पर गोल गोल घूमने लग गया, रीडिंग ही नहीं दे रहा। तो उसने कहा चलो उसको वर्टिकल कर देते। वर्टिकल करते उसने ऐसे ये दिखाया उसने एरो, मतलब यही नॉर्थ है। तो तुमने कहा भैया ये तो नॉर्थ नहीं है, नॉर्थ तो अभी आएगा। तो जिस एंगल पर इसने हमें बताया वो कौन सा नॉर्थ था? मैग्नेट का नॉर्थ। और ये जो पुराना वाला नॉर्थ था वो था सन से पैदा हुआ नॉर्थ। तो इन नॉर्थ और इन नॉर्थ के बीच में फर्क आ गया। ये मैग्नेट का नॉर्थ है एन डैश और साउथ एस डैश। इसने उस वाले नॉर्थ को गलत बता दिया, इसलिए इसको हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलने लगते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या किसी को बोल सकते हैं। हाँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मतलब क्या? इसने उस चीज को डिक्लाइन कर दिया। अब किस बात को डिक्लाइन किया इसने? जो नॉर्थ और साउथ थे आपकी सन से बने हुए अर्थ के, उसमें, और जो नॉर्थ और साउथ आपकी मैग्नेट ने ढूंढे उनमें एक एंगल का फर्क था। सेंटर से वो एंगल का फर्क कितना आया? 11.3। फिर उसने क्या करा? उसने कहा भैया अर्थ लो और अर्थ पे और बहुत सारे पॉइंट बनाओ। एक बार ये देख लो, ये साफ पता चल रहा है जितना तुम दूर जाते जाओगे इससे उतना ये एंगल छोटा होता जाएगा। यहां बना लो, ये बड़ा होगा। बिल्कुल बीच में खड़े हो जाओ तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये थीटा वेरी करेगा। ये कांस्टेंट सिर्फ एक जगह होगा, कहां? सेंटर ऑफ अर्थ पे। वो कितना है? 11.3 डिग्री। 11.3। तो आपसे कोई पूछ कि क्या अर्थ का भी कोई मेरिडियन होता है? हाँ, अर्थ का भी एक जियोग्राफिकल मेरिडियन होता है। मैग्नेट का कोई मेरिडियन होता है? हाँ, मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। ये ये अर्थ का मान लो, ये मैग्नेट का मान लो। मैग्नेट कहाँ है? मैग्नेट ये मैग्नेट है, और ये मैग्नेट का मेरिडियन। ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये मेरिडियन है, मैग्नेट का मेरिडियन। ये अर्थ का ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक। अब ज्योग्राफिकल मेरिडियन और अर्थ के मेरिडियन में जो फर्क है वो भी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक। अच्छा, ये कौन सा एंगल है? इसको डिप एंगल नाम दिया गया। डिप एंगल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो चीजों में रिजॉल्व कर सकता है आपके मैग्नेटिक फील्ड को। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा वो निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई में कॉस, और जो वर्टिकल कंपोनेंट निकलेगा वो निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई में साइन। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करने पे 10 आएगा, वो आएगा बीबी बाय बी एच। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो वो आएगा बी एच का स्क्वायर प्लस बीबी का स्क्वायर। ये कौन से फॉर्मूले लगाए मैंने? ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाया, और कोई नई चीज नहीं लगाई। पहले यहां तक समझ लो आप। ये तो दो फॉर्मूले समझ लिए हमने मैग्नेट के। अब डिप एंगल को देखो। आप अर्थ को ऐसा देखो,
अर्थ का ये इक्वेटर है, जहां से अर्थ दो भागों में काट दी जाए तो उसके ऊपर एक पोल आएगा, एक नीचे पोल आएगा, बिल्कुल बराबर। जब आप इक्वेटर पे खड़े होते हो, कहां पे, इक्वेटर पे मैग्नेट लेके खड़े होते हो, है ना, तो वो रीडिंग देता है। ठीक है, कैसी रीडिंग देता है, बिल्कुल सीधा रहता है, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है। जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाते हो, इसका झुकाव बढ़ने लगता है नीचे की तरफ, और जब ये बिल्कुल झुक जाए तो इसका मतलब नॉर्थ आ गया। यहाँ पर भी अगर 90 डिग्री पर ये बिल्कुल झुक जाए तो वहां पर साउथ आ गया। तो ये तो हुई आपकी अर्थ। अगर मैं अर्थ को एक सीधी लाइन बना दूं, इसे बोलूं नॉर्थ पोल, इसे बोलूं साउथ पोल, और इसे बोलूं इक्वेटर, तो ये होगी इसकी कुछ डायरेक्शन। यहाँ तो बिल्कुल बराबर की फोर्स है, यहाँ पे थोड़ा सा झुका, इसे कहते हैं डिप करना। ये ऐसे हिलता है, इसलिए इसका नाम डिप एंगल पड़ा। ये और थोड़ा झुका, ये बिल्कुल झुक गया। यहाँ पर ये थोड़ा उठा, और थोड़ा उठा, और यहाँ पूरा उठ गया। तो ये जो एंगल इसके इस तरीके से चल रहे हैं, तो आपसे कोई पूछे इक्वेटर पे डिप एंगल कितना है और पोल्स पे डिप एंगल कितना है, ठीक है, तो 0 से लेके 90 तक इसकी वेरिएशन चलती है। इसका मतलब ये एक ही इक्वेटर में घूमता रहेगा। नीचे फिगर देख लो, 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन ही नहीं सकता यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। बेटा ये चार बातें समझ लो। एक, अगर आपका डिप एंगल 90 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि cos 90 0 होता है, और वर्टिकल वैल्यू मैक्स आएगी, क्योंकि साइन 90 1 होता है। और अगर आपका डिप एंगल 0 है तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर पोजीशन होगी, और वहां पर वर्टिकल वैल्यू 0 आएगी, और वो हॉरिजॉन्टल होगा बिल्कुल। इक्वेटर पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा और पोल्स पे बिल्कुल वर्टिकल होगा। ठीक है, वो कह रहा है नॉर्थन हेमिस्फेयर में साउथ पोल जहां पर आता है अर्थ का, वहां पर नॉर्थ पोल जो होगा मैग्नेट का, वो डिप डाउन दिखाएगा, और साउथर्न हेमिस्फेयर में जहां पर साउथ पोल आता है वहां पर डिप अप दिखाएगा। अब देखो, एट एनी पॉइंट नियर द इक्वेटर द एंगल ऑफ डिप इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, जैसे साउथर्न इंडिया जो है उसका 80 डिग्री दिखा रहा है, 18 डिग्री। अच्छा, whereas at a location near the poles, पोल्स के आसपास जो होगी वहां पे डिप एंगल की बड़ी वैल्यू बड़ी होगी। पोल्स के पास वो 70 75 80 डिग्री होगा, और अगर इक्वेटर के पास जाओगे तो 18 15 17 ऐसे होगा। बस कोई खास बात नहीं, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, यहाँ पर आपका अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। अब ध्यान दो, हम बात कर रहे हैं आपसे किस चीज की बेटा, सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट समझे कैसे, पहले आप क्लास नोट्स पे आ जाओ, जरा देखो क्या कह रहे हैं। ये एक सोलेनॉइड है, जरा देखना। अब कोई आपसे पूछे सोलेनॉइड को समझाओ, तो आप कहोगे कि भैया आप अपन ना एक रिंग को समझा, एक रिंग को एक टुकड़ा कट करके उसको समझ लेते हैं, उसी को n टाइम्स करने के। अच्छा, अब इस रिंग को देखो और याद करो कि क्या हमने कभी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, पढ़ी थी। अब मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दिखा रहा हूँ उसको येलो कलर से बना के दिखा रहा हूँ, जरा देखो। ये एक पार्टिकल है, करंट कैरिंग वायर है, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और उसके पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये वो पी पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी है, ठीक है, रेडियल है। अब वो कहता है ये तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली डीई, ऐसे ही यहां से इस पॉइंट से निकाली। ऐसे कितने पॉइंट है, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ऐसे कितने डीई है, बहुत सारे। अगर मैं आपसे कहूँ ये थीटा है, ये थीटा है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, तो आप इस डीई को रिजॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इस डीई को रिजॉल्व कर सकते हो। क्या रिजॉल्व करके आएगा, इधर आएगा डीई का कॉस थीटा, और यहाँ आएगा डीई का साइन थीटा। मेरी बात सुनना और समझना। ये जो डीई का कॉस थीटा और साइन थीटा है,
ये एक दूसरे के सामने आ रहे हैं इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये लो, लेकिन कॉस जुड़ जाएंगे। और जवाब क्या आएगा आपका कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इंटीग्रेट कर दो डीई कॉस थीटा को। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूं मैं आपको। ये रही करंट कैरिंग वायर सर्कुलर लूप के फॉर्म में। ठीक। अब इससे जब आप पी पॉइंट पे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड, तो पहली बात तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल नहीं है, परपेंडिकुलर है। ये रही। ठीक है। परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, अगर ये थीटा है तो थ्योरम ऑफ नॉर्मल के हिसाब से थीटा यहाँ आ जाएगा और यहाँ जुड़ने लगेंगे सारे साइन थीटा, डीबी का साइन थीटा। और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी आपकी वो इस डीबी का इंटीग्रेशन है, डीबी साइन थीटा का। वो हम खोलेंगे बाद में, देखेंगे, मारो गोली। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कहाँ, लेसन 4। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपसे। फिर मैं आपसे कहता हूँ ये अगर करंट कैरिंग कॉइल है, इसके पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो याद करो मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी निकल कर आती है पी, वो कितनी थी, वो थी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय, इसको एक नाम दे दो, रेडियस को ए, इसको एक नाम दे दो आर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। ऊपर आई आया हुआ है। अगर यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होते एक से ज्यादा तो उसके लिए एन मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी क्या कहती है इस फॉर्मूले, और उस एनसीईआरटी के फॉर्मूले तक पहुंचो। एनसीईआरटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, ये। इस फॉर्मूले तक कैसे पहुंचना जरा ध्यान देना, इस फॉर्मूले को देखो और फिगर को देखो, एनसीईआरटी। ये देखो, ये फॉर्मूला है और ये है आपकी फिगर सोलेनोइड। अब इन दो बातों को समझते हैं। देखना जरा, ये एक सोलेनोइड है। ठीक है। इस सोलेनोइड की टोटल लेंथ कितनी है, 2L। टोटल लेंथ कितनी है, 2L। अगर मैं इसको जीरो कहता हूं तो ये माइनस एल से प्लस एल तक चलती है, माइनस एल से प्लस एल तक चलती है। तो मैं कह सकता हूं इसकी लिमिट माइनस एल से प्लस एल तक ही जाएगी, माइनस एल से प्लस एल तक इसकी लिमिट जाएगी। कौन जाएगी, ठीक है। अब फिर उसने कहा ये जो स्ट्रिप है यहाँ पर, ये जो पट्टी है, ऐसी कितनी पट्टियां हैं इस पूरे सिलेंड्रिकल सोलेनोइड में, तो हम कहेंगे ऐसी बहुत सारी पट्टियां। तो मैंने कहा इसकी चौड़ाई dx है। ये dx चौड़ाई अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कहां से कहां तक करूंगा, माइनस एल से लेके प्लस एल तक मैं इस पूरी की पूरी लेंथ को dx को इंटीग्रेट कर दूंगा जब मिलेगी तब करूंगा, अभी तो नहीं कर रहा। दूसरी बात, ये जो dx चौड़ाई है, ये dx चौड़ाई रखी कहां पर है, x दूरी पर रखी है। मतलब ये जो dx विड्थ है ये यहाँ हो सकती है, ये यहाँ हो सकती है, ये यहाँ हो सकती है, ये एक वेरिएबल डिस्टेंस x है। याद करो हम वहां पर सेंटर से लेकर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती थी वहां तक का डिस्टेंस क्या लेते थे, r। वही आ गया। अब फॉर्मूला देखना जो हमें पहले से पता है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसका था, उस रिंग का, उस रिंग का। लेकिन कौन सी नहीं आता उसमें, लेकिन उसके अंदर हम ये आर लेते थे। अब क्या ये पूरा आर है, नहीं,
अब ये जो डिस्टेंस है कितना है, आर में से माइनस एक्स। किस वजह से आर माइनस एक्स की वैल्यू ली, ए की वैल्यू ली, एक बात। दूसरी बात, ये dx डिस्टेंस कहां से आया, और ऐसे यहां पर कितने टर्न्स होंगे, n, तो n भी मल्टीप्लाई होगा। dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एक बात। दूसरी बात, ये dv जो है सिर्फ dx की है, इसलिए मैंने dx से मल्टीप्लाई किया। i और a स्क्वायर तो पहले से पढ़े थे, ठीक है। n टर्न्स आपकी मर्जी, अगर आप n टर्न्स लगाते हो ऐसे n टर्न्स, तो आप n टर्न्स के लिए ले रहे हो, नहीं लगा रहे तो n टर्न्स के लिए नहीं ले रहे, सिंगल टर्न के लिए ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। अगर ऊपर आप पहले से n टर्न्स लेकर बैठे हो तो भी आ जाएगा ये dx। कैसे, छोटा n लेने पर। आप जानते हैं छोटा n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये n बन जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये ऐसे आ सकता है, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ चुकी है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज दिखाई दे रही है, क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एरिया, नहीं, तो बना देते। कैसे बनाए, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई, म्यू नॉट से डिवाइड कर। रेडियस का स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पाई से और पाई से डिवाइड कर दिया, सॉरी म्यू नॉट कर रहा हूं, पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड करते हमें एरिया दिखाई देने लग गया, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। आ जाओ, तो dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन पाई को उसके साथ ले लो, 2 पाई, यहाँ से आया वो जो 2 पाई पूछा, हाँ। अब मैं कह रहा हूँ ये जो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाता है, ये 4 पाई, तो आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बात को समझना, 2, ये क्या है m। अब अगर मैं आपसे पूछूं r के कंपैरिजन में x क्या है, r के कंपैरिजन में x बहुत छोटा है, r के कंपैरिजन में a क्या है, a बहुत छोटा है, उड़ा दो, बचा क्या सिर्फ r, r का स्क्वायर उसकी पावर 3/2, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m r क्यूब। अब इस फॉर्मूले को देखना जरा, क्योंकि मैं dx और पढ़ा था, dx की लेंथ बनानी पड़ेगी, ठीक है। इस फॉर्मूले को देखो और इस फॉर्मूले को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से कंपेयर करो, या टाइप इसी के डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले से कंपेयर करो। ये बार मैग्नेट की एक्सियल पोजीशन पे आने वाला मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए आप कह सकते हैं सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट जैसा है। अब जरा इधर आओ और इसको समझाता हूं मैं नोट्स के अंदर। वो कहता है हम जानते हैं यहाँ पर करंट कैरिंग लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है, इस वजह से m इक्वल्स टू आई ए बनेगा, n टर्न्स के लिए m इक्वल्स टू n आई ए बनेगा, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया और n, छोटे n को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, लेंथ कितनी है dx, लगा दिया, ठीक है। बेटा वहां पे हम इंटीग्रेशन करना भूल गए, पीछे कोई बात नहीं, ना कर दूंगा। अब वो कहता है एक लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए r और l दोनों ही छोटे, उनको निग्लेक्ट कर दिया, l नहीं होना चाहिए, x होना चाहिए, x। अब ठीक है, अब निग्लेक्ट करा तो सिर्फ ये r की स्क्वायर रह गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट n, n क्या है नंबर डेंसिटी i a स्क्वायर 2 r की क्यूब बाहर, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस l से प्लस l तक, ये 2l बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ, ठीक है। सॉल्व किया, ये फिगर आ चुकी है तुम्हारी। अब वो कह रहा है आप चाहो तो इस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को, जिसको मैंने सीधा ही मैग्नेट m में डाल दिया था, इसको n बना दो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट
लेंथ को मल्टीप्लाई करा लेंथ के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल एन। क्या बन जाएगा, कैपिटल एन। और कैपिटल एन मल्टीप्लाई में करंट, मल्टीप्लाई में एरिया बन जाएगा स्मॉल एन, मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 m बाय r की क्यूब। इस बात को समझो। और ये बार मैग्नेट जैसा है, इसको समझो। मैं किसी को कोई दिक्कत है तो पूछता हूँ। अब देखो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है इसके अंदर। एक, ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में आपकी वैल्यू क्या है कि म्यू नॉट अपॉन 2 r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इस चीज को पकड़ के रखो। ये क्या है, ये वो डिस्टेंस है जो बचा हुआ है, ठीक है। r माइनस एक्स अभी बताया था, सेंटर से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस r होता है, और x उसमें से माइनस कर दो तो बचता है r माइनस एक्स। ये वो वाला r माइनस एक्स है। ए कौन है, रेडियस। ए कौन है, रेडियस। इस चीज को लिया, और इसको लेने के बाद इस फॉर्मूले में ऊपर क्या क्या चीज है, करंट है, रेडियस का स्क्वायर, ये वही फॉर्मूला जो हमने वहां पे सॉल्व किया था। अब डीबी के लिए डीएक्स, ठीक, खत्म कहानी। एक बात तो हमने ये समझी। अब वो कहता है अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन है, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन, और पर यूनिट लेंथ क्या है, डीएक्स, ठीक है। अब वो उठा के यहाँ रख दो नंबर ऑफ टर्न्स की जगह पे। तो डीबी क्या बना नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, म्यू नॉट अपॉन 2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आई ए स्क्वायर डीएक्स। यानी कि ऐसी डीएक्स कितनी लेंथ है हमारे पास, एन है, 1 मीटर के अंदर। आ गया फॉर्मूला। अब पाई से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड सिर्फ एरिया बनाने के लिए करा। तो डीबी कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एन, ठीक है, डीएक्स। ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, ये हो गई लेंथ। तो बनेगा क्या आगे जाके, ये कैपिटल एन। करंट पाई ए स्क्वायर, ये क्या बनेगा, पूरा एरिया, आर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, एक चीज, ये एन इंटू डीएक्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया क्या है, छोटा एन। तो डीबी क्या बना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अब 2 पाई को 4 पाई बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कांस्टेंट होता है 10 माइनस 7, और इसको पकड़ लिया हमने एन, छोटा एन। बचा क्या ऊपर, कुछ भी नहीं, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं खुद कह रहा हूं यहाँ पर x बहुत छोटा है r से, और a भी बहुत छोटा है r से, तो निग्लेक्ट कर दो दोनों। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपकी, अभी dx बचा पड़ा। अब देखो dx का इंटीग्रेशन पहले करवा लो यार, यहाँ मत रखो dx को, इसको रोको, पहले यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन कर लो बेटा। db म्यू नॉट 2 पाई एन आई एरिया आर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 dx। dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, माइनस एल से प्लस एल। अब इस बात को समझो, इसको सीधा यहाँ पर ही पुट कर दो, बार बार लिखना पड़ता है, हटाओ इसको। ये तो बन गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। 2 से मल्टीप्लाई करो, खत्म करो, ऊपर 2 लिख दो, एन आई ए, नीचे क्या बचा, सिर्फ आर के स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ क्या बचा है 12। अब ये 12 तो टोटल लेंथ है, 12 क्या है, ठीक है। अब इस 12 जो टोटल लेंथ है,
उस टोटल लेंथ को n के साथ मल्टीप्लाई करो और बनाओ कैपिटल N, उसके साथ करंट को मल्टीप्लाई करो, एरिया को मल्टीप्लाई करो और बनाओ छोटा m। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ m अपॉन में r की क्यूब। ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला है जो एक बार मैग्नेट की एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का होता है। सब्स्टिट्यूशन क्या क्या करें, एक dx को इसलिए यूज किया क्योंकि dv लेंथ के लिए निकालना था, फिर एक नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को मैंने ले लिया n बाय dx, एक जो यहाँ पर dx है उसका इंटीग्रेशन किया मैंने -l से लेके +l तक, देख लो आप फिगर को, जो dx है ये -l से +l तक की लिमिट लेकर बैठा हुआ है। और एक और चीज याद रखनी है कि हम एक कंसीडरेशन लेके चल रहे हैं कि r जो है वो x से बहुत बड़ा है और a से बहुत बड़ा है, इसलिए वो निगलेक्ट कर दिए जाते हैं x और a। ठीक है, बाकी इस डेरिवेशन में कुछ नहीं। अब ये हुआ आपका सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट। अब बारी आती है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज किए जाते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को समझाने के लिए। जैसे पहला मैग्नेटिक फील्ड, कोई तुमसे पूछे मैग्नेटिक फील्ड क्या है किसी सोलेनॉइड की, तो वो है म्यू नॉट एन। अगर वो पूछे किसी सोलेनॉइड की तब जब उसके अंदर कोई मटेरियल भर दिया जाए तो वो बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड एम, और मैग्नेटिक फील्ड एम क्या बन जाएगी, म्यू नॉट एन आई एम। आई एम क्या है, वो करंट जो इंड्यूस हुआ है उस मटेरियल में। अब जरा इस मटेरियल को देख, ये है वो सोलेनॉइड। ठीक है, और ये है वो सोलेनॉइड जिसके अंदर ये मटेरियल फिल किया गया। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन में बी एम आया, इसको बी मीडियम भी बोल सकते हो, और उसको बी बी मीडियम और बी का क्या रिलेशन है, वही जो रिलेटिव परमिटिविटी में म्यू मीडियम और म्यू नॉट का होता है। म्यू मीडियम बाय म्यू नॉट इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी, वैसे बी एम बाय बी डी इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी ना, रिलेटिव परमिटिविटी, ये सब रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर है। आगे, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, कोई चीज कितनी ज्यादा करंट से इंड्यूस करने पर मैग्नेटाइज हो सकती है उसको हम एच से देखें। ठीक है, मान लो आपने एक लोहे का टुकड़ा लिया, एक स्टील का टुकड़ा लिया, दोनों में से कौन ज्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसकी एच पर, किस पे, उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी पर। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, सीधा सीधा कितना करंट देगा आप उसको। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहा है आप जानते हो अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा था, बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, लेकिन एन आई तो एच है, तो आप कह सकते हो फॉर्मूला बन गया बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। इस फॉर्मूले में अगर मैं एन आई की जगह पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी रख दूं तो फॉर्मूला बन जाता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। ये भी एक नया फॉर्मूला आ गया। मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा सकती है अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी हो तो एच का फॉर्मूला क्या बना, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कब, जब उसके बीच में कुछ ना भरा हो, या एयर हो या स्पेस हो, डिवाइड बाय म्यू नॉट। याद रखना वैक्यूम और एयर को हम बराबर ही लेके चलते हैं। आगे ये तीन फॉर्मूले हो गए। चौथा फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये अलग चीज है। किसी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल एम से दिखाया जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैग्नेटिक मोमेंट है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दो अलग चीजें। ये करंट के लिए नहीं, आप ये बोल सकते हो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा क्या था, मैग्नेटिक इन फील्ड इंटेंसिटी, वो उस मैग्नेट के लिए यूज किया जाता है जिसे करंट देकर मैग्नेट बनाया जाता है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, एच इक्वल्स टू एन आई, करंट से रिलेट कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो इससे हमें पता चलेगा बार बार किसी चीज को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने से, जब हम उसको परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें परमानेंट मैग्नेट बनने के गुण कितने, जैसे स्टील में बहुत ज्यादा है, स्टील परमानेंट मैग्नेट बहुत अच्छी बनती है, आयरन नहीं बनता। आयरन की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वीक है, स्टील के इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत अच्छी है। इसी का उल्टा मैग्नेटिक इंटेंसिटी आयरन की बहुत अच्छी है, स्टील की, इसलिए स्टील का क्या बनेगा, परमानेंट मैग्नेट, और आयरन का क्या बनेगा, टेम्परेरी मैग्नेट। अब वो कहता है इसी का फॉर्मूला पकड़ो, एम इक्वल्स टू एम बी। अभी तो बताया था एम का मतलब क्या होता है, एन आई ए। ठीक है, वॉल्यूम को आप लिख सकते हो लेंथ इनटू एरिया, बिल्कुल लिख सकते हैं, एरिया से एरिया काट दो, काट दिया, तो बचा क्या, एन आई। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी आई, एन आई, और यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा,
बेकार की बात है इसकी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड जो पूरी होती है वो होती है जो उसकी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है प्लस जो उसके मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो कहता है अगर आप यहाँ से स्पेस की मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वो निकलेगी म्यू नॉट एच, और मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वो निकलेगी म्यू नॉट एम। इन दोनों को जोड़ दो तो म्यू नॉट बाहर, एच और एम बचेगा। एच क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और एम क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये वही टर्म है जो बता रहा था मैं आपको, बताऊं। ये बात हम काफी बार कर चुके हैं। अब एक नई टर्म आई है सबसे, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कोई मटेरियल कितना ज्यादा मैं किसी बाहर की मैग्नेटिक फील्ड से ससेप्टिबल है। ससेप्टिबल मतलब सेंसिटिव, ससेप्टिबल मतलब सेंसिटिव। मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ। पैरामैग्नेटिक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसका मतलब उसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है। डायमैग्नेटिक रिपेल होता है, इसका मतलब उसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है। फेरोमैग्नेटिक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, इसका मतलब उसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ये ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर से बहुत फर्क में लाती है। अगर आप फेरोमैग्नेट का टेम्परेचर बढ़ाना चालू करोगे तो उसकी ससेप्टिबिलिटी घटने लगेगी, तो वो पैरामैग्नेट से कन्वर्ट हो जाएगा। और पैरामैग्नेट का टेम्परेचर बढ़ाने लगोगे तो धीरे धीरे करके डाया बन जाएगा। लेकिन डाया का क्या बिगड़ेगा? तो डाया टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। डाया टेम्परेचर पे इसलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा लो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे, रिलेशन बिटवीन म्यू एंड एक्स, ये ध्यान रखना। सिंपल सीधा साधा रिलेशन है, सीधा सिर्फ फॉर्मूला याद रखना। ये रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल्स टू 1 प्लस पाई। और ये पैरा डाया फेरो के लिए, पैरा के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, फेरो के लिए 1 से बहुत ज्यादा होती है। हाँ, और डाया के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 से कम होती है। अच्छा, परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में ऊपर बताया था सिर्फ 1 का फर्क है, तो एक काम करो ये 1 हटा के 0 लिख दो, सब कुछ ससेप्टिबिलिटी बन जाएगा। पैरा के लिए ससेप्टिबिलिटी 0 से ज्यादा होती है, डाया के लिए 0 से कम होती है, फेरो के लिए 0 से बहुत ज्यादा होती है। इस 0 से ज्यादा का मतलब होता है 1.09, 1.1, इतना हल्का सा ज्यादा। ठीक है, और ये 1000 में। ये हो गया आपका पैरा, डाया और फेरो। याद रखना जो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो पैरा से कई हजार गुना ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बस पैरा डाया आपके कोर्स में नहीं है, इसको समझ लो आप, हिस्टेरिसिस को। मैग्नेटिक फील्ड और एच के बीच में रिलेशन है। एच का मतलब अभी क्या बताया था मैंने आपको? मैग्नेटिक इंटेंस फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी को करंट दे देकर मैग्नेट बनाना, तो मैं उसको करंट दे देकर उसकी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई, जैसी करंट बंद करा वो वापस आके यहाँ रुकी। तो इसने तो काफी सारी मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करके रख ली। रिटेन करने वाली चीज को हम कहते हैं रिटेंशन। जरा ध्यान दो, ये क्या है? रिटेंशन। कितनी मैग्नेटिक फील्ड उसने रिटेन करके रखी। अच्छा, फिर मैं उसको पीछे लेकर गया, मेरे को ऐसा लग रहा था ये यहाँ से आई है और वापस नहीं जाएगी, लेकिन नहीं गई। ये पीछे जब गई तो ये नेगेटिव हो गई, इसने अपना लॉस कर लिया। इस लॉस को क्या कहते हैं? कोरिसिविटी। वो रिटेंशन या रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। और इस लॉस को क्या कहते हैं? कोरिसिविटी। ये ग्राफ बताता है कि बार बार यहाँ पर लॉस हो रहा है। इस पूरे को लूप कहते हैं। नाम हिस्टेरिसिस है तो हिस्टेरिसिस लूप पड़ गया। यहाँ पर इतना ज्यादा लॉस हो रहा है तो इस लॉस का नाम क्या रख दिया हमने? हिस्टेरिसिस लॉस। किस चीज का लॉस है? मैग्नेट बनने की प्रॉपर्टी ही खत्म हो गई उस मटेरियल की, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का लॉस होता जा रहा है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का लॉस होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लूप है इसे हम हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। यहाँ पर जो लॉस हुआ है उसे हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन बार बार ऑफ अ मैग्नेट, लॉस ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ दैट मटेरियल इज हिस्टेरिसिस लॉस। अब वो मैग्नेटाइज ही नहीं होगा। अगर मैं आपसे बात करूं इन दोनों में किसकी कोरिसिविटी कम है, इसकी पतले वाले की या मोटे वाले की, तो आप कहोगे पतले वाले। तो जो पतला वाला है ना वो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने के काम आ सकता है, यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट बनाने का काम। और जो मोटा वाला है वो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने के काम नहीं आएगा, वो परमानेंट मैग्नेट बनाने का काम आएगा। जैसे स्टील परमानेंट मैग्नेट है और सॉफ्ट आयरन टेम्परेरी मैग्नेट है। क्या इन पर टेम्परेचर का फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वीक होती है। ठीक है, ये बता रखा है रिटेंटिविटी और, तो इसका मतलब अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर खो ही जाएगी अगर मैग्नेट को गर्म करेंगे।
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हल्का सा गर्म करेंगे, अच्छा खासा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है।